जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे विश्व इतिहास के सीरीज का 34वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वर्तमान विश्व, जिसके अंतर्गत हम लोग सोवियत संघ का विघटन, अरब की बसंत क्रांति तथा जर्मनी का विभाजन एवं एकीकरण का अध्ययन करेंगे। हमने देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूरा का पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, जिसमें पहले गुट का नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था, तथा दूसरे गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक था। इन दोनों गुटों के बीच में आपसी जो टकराव हुआ, आपसी जो तनाव हुआ, उसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि आज ही देखेंगे कि सन 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप विश्व की राजनीति एवं आपसी संबंधों में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप यानी कि यूएसएसआर के विघटन के फलस्वरूप हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा विश्व एक गुट में यानी कि एक ध्रुव में सिमट कर रह जाता है। तो आइए देखते हैं यूएसएसआर का विघटन कैसे कैसे हुआ क्रमवार। सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक के अंतर्गत वर्तमान विश्व के अंतर्गत देखेंगे, इन तीन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग यूएसएसआर का विघटन देखेंगे। हम लोग यूएसएसआर का विघटन देखने से पहले इसके पहले थोड़े से इतिहास को देखते हैं। जो सन 1917 में सन 1917 में जो क्रांति घटित हुई थी, जिसे हम लोग रूस में साम्यवादी क्रांति कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित हुआ था। इस क्रांति ने पूरे के पूरे विश्व को हिला डाला था। इस क्रांति का पूरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा था। सन 1991 में यूएसएसआर का फिर विघटन हो जाता है। जो 1917 में जो व्यवस्था स्थापित हुई थी, 1991 में विघटित हो जाती है। ये भी पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप हम लोग देखेंगे शीत युद्ध की समाप्ति तथा पूरा विश्व एक ध्रुवीय हो जाता है। मार्क्स पर आधारित व्यवस्था, ये जो 1917 में जो ये शासन स्थापित हुआ था, जो साम्यवादी क्रांति हुई थी, मार्क्स के विचारों पर घटित हुई क्रांति थी। मार्क्स पर आधारित व्यवस्था जो लेनिन ने स्थापित की थी, वो 78 वर्षों में ढह गई थी। यानी लेकिन ये जो व्यवस्था तो ढह गई थी, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था आज भी हमारे विश्व में मौजूद है। इसके बाद देखेंगे स्टालिन आते हैं। लेनिन के बाद स्टालिन आते हैं, जिनका समय का 1925 से 1953 होता है, यानी कि 28 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है, जो कि मार्क्सवादी दर्शन में तानाशाह के समर्थक थे। ये साम्यवादी व्यवस्था चाहते थे तथा सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित करना चाहते थे। ये चाहते थे कि एक राजनीतिक दल और एक व्यक्ति हो के रूप में बात किया करते थे, यानी कि तानाशाह के रूप में बात किया करते थे। तानाशाही व्यवस्था में देखेंगे जो राजनीतिक, आर्थिक, लोगों की स्वतंत्रता एवं संस्कृति की जो व्यवस्था थी, स्टालिन ने उसे लागू किया था। स्टालिन का शासनकाल 1925 से लेकर 1953 तक रहा है। उसके बाद स्टालिन के बाद निकिता क्रुश्चेव आए। ये स्टालिन के नीतियों के पक्ष में नहीं थे। जो भी स्टालिन की जो तानाशाही नीतियाँ थी, उसके पक्ष में नहीं थे क्रुश्चेव। इनके आने के बाद शीत युद्ध का तनाव कम होने लगा था और क्रुश्चेव कठोर, किंतु ये जो तनाव तो कम होने लगा था, लेकिन जो क्रुश्चेव थे, रूस के अंदर जो कठोर नियंत्रण था, उसमें कोई ढील नहीं दी थी। क्रुश्चेव के बाद ब्रेजनेव आए। इनके आते आते दुनिया में बहुत सारा बदलाव होने लगा। तकनीकी बदलाव, संचार की व्यवस्था तथा पूंजीवादी व्यवस्था अपनी जड़ें मजबूत करने लगी थी। उसके बाद देखेंगे ब्रेजनेव के बाद मिखाइल गोर्बाचोव आते हैं, जो कि यूएसएसआर के विघटन के द्वार खोलते हैं। कठोर नियंत्रण को ये ढील देते हैं, लोगों में स्वतंत्रता की आस जगती है। इस कारण से क्या यूएसएसआर का विघटन होने लगा। यूएसएसआर में कुल 15 देश शामिल थे, इसमें रूस भी शामिल था, यानी कि 14 अन्य देश प्लस एक रूस शामिल था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रिपब्लिक में सोवियत संघ 15 देशों से मिलकर बना था। ये राष्ट्र स्वेच्छा से शामिल नहीं थे, यानी कि जो भी इसमें शामिल थे यूएसएसआर में, वे स्वेच्छा से शामिल नहीं थे, इनको जीता गया था। जैसे कि 1940 में देखेंगे स्टालिन ने बाल्टिक देशों को जीत कर अपने में मिला लिया था। इनमें रूस इतना शक्तिशाली था, यानी कि इन 15 देशों में रूस इतना शक्तिशाली था कि बाकी 14 देशों को दबाना शुरू कर दिया। इस कारण से इसके खिलाफ, रूस के खिलाफ विद्रोह होने लगा। हम देखेंगे कि आगे चल के जो यूएसएसआर का विघटन होता है, लेकिन यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, लेकिन यूएनओ में जो वीटो शक्ति दी गई थी, यूएसएसआर को दी गई थी। आगे चल के यही जो वीटो शक्ति रसिया ने अपना लिया, यानी कि रसिया को यूएसएसआर का उत्तराधिकार माना गया था। इस कारण से 1991 से पहले जो भी यूएसएसआर ने संधियाँ की थी, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ की थी, उसको निभाने का दायित्व रसिया पर था।
यूएसएसआर के विघटन के कारणों को देखें तो रसिया में स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, यानी कि राज्य की तानाशाही थी जिससे जनता घुटन महसूस कर रही थी। एक दलीय शासन था, कोई दूसरा और निर्णय नहीं ले सकता था, यानी कि जो शक्ति था वो केंद्रीकृत था। व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, आयरन एंड कर्टन की नीति लगा दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि जो रसिया की जो भी खबर थी, जो रसिया के अंदर जो भी प्रताड़ना होती थी बाहर नहीं जाती थी। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी और फंडामेंटल राइट जनता को नहीं थे। इसके बाद आर्थिक स्थिति को देखें, तीव्र गति से वृद्धि की। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन का असर यूएसएसआर पर नहीं पड़ा था। फिर भी देखेंगे कि जो यूएसएसआर की जो आर्थिक वृद्धि थी वो तेज़ी से बढ़ी थी, क्योंकि स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से यूएसएसआर की जो आर्थिक समृद्धि थी वो तीव्र गति से बढ़ाई। तकनीकी उन्नति हो रही थी, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा था, नए नए हथियार का आविष्कार, मिसाइल, परमाणु, ये सब हो रहे थे। इसी के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का उपयोग बड़े उद्योगों के लिए किया जाने लगा, लेकिन जो पब्लिक थी, उसकी जो उपभोक्ता की वस्तुएं थी, उसकी उपेक्षा की जाने लगी, इसलिए जनता में क्षोभ उत्पन्न होने लगा। उसके बाद धन का उपयोग साम्यवाद के प्रचार प्रसार करने में लग गया। जो भी संपत्ति थी, धन था, उसका उपयोग साम्यवाद के प्रचार प्रसार में, यानी साम्यवाद का निर्यात करने में लग गया था। इस कारण से क्या हुआ कि अंदर ही अंदर रसिया की जो आर्थिक स्थिति थी वो खोखली होती चली गई। 1991 में जो रसिया का निर्माण हुआ था, जो रूस का निर्माण हुआ था, वो अंदर से खोखला था लेकिन बाहर से समृद्ध दिखता था। जो रसिया था उसके सारी शक्तियाँ राज्य में केंद्रित थी, आर्थिक गतिविधियाँ राज्य भी केंद्रित थी, उद्योग राज्य के द्वारा नियंत्रित थे और व्यक्तिगत संपत्ति का कोई गुंजाइश नहीं था। इससे मनुष्य की जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो ख़त्म होने लगी थी और यही जो स्थितियाँ थी, राज्य की जो नियंत्रण था, वो राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, वो राज्य की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने लगी ये सारी व्यवस्थाएँ। यूएसएसआर के विघटन के कारणों को देखें तो इसमें अन्य कारणों में देखेंगे तो बहुराष्ट्रीय एवं जो यूएसएसआर था बहुराष्ट्रीय एवं बहुनस्लीय स्वरूप लिए हुए था। इसमें बाल्टिक राज्य, बाल्कन राज्य और मध्य एशिया के लोग शामिल थे यूएसएसआर में। इनको एक करने के बावजूद इनकी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार नहीं किया गया। इसके कारण क्या हुआ, इनके अंदर जबरदस्त किस्म का छटपटाहट था, जो कि स्टालिन की कठोर नीतियों में झलकता था। ये कठोर जो इस कारण से क्या होगा, जो स्टालिन की कठोर नीतियाँ थी, इनकी सांस्कृतिक विविधता को स्वीकृति नहीं दी, जिसके कारण मामला गड़बड़ होते चला गया। इन पर कठोर नियंत्रण लगाया गया, राजनीतिक केंद्रीकरण लगाया गया, उसके बाद इनकी स्वतंत्रता का हनन किया गया। आर्थिक स्थिति को देखें तो स्टालिन के बाद से स्थिति गड़बड़ होने लगी थी, क्योंकि सारे संसाधनों का उपयोग जनता के उपभोग वस्तुओं में ना करके मिसाइल, परमाणु बम, हथियारों को एकत्र करने में लग गया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था ढहने लगी थी। आर्थिक खोखलापन, अंदर से आर्थिक खोखलापन होने लगा था, जनता गरीब हो रही थी, ज़रूरत के चीज़ों का अभाव था। इस कारण लोगों में आक्रोश एवं असंतोष का भावना अंदर पनपने लगा। 1985 में देखेंगे कि 1985 में जो विश्व था, उस समय संचार की व्यवस्था और कंप्यूटर एकदम दुरुस्त होने लगा था। ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ने लगा था, एक देश दूसरे देश में आने जाने की प्रक्रिया तीव्र हो गई। इसी क्रम में 1985 में यूएसएसआर में एक नेता उत्पन्न हुए, उसे मिखाइल गोर्बाचोव कहते हैं, और इनके आने के बाद से शीत युद्ध मंद पड़ने लगा था। हम लोग देखेंगे गोर्बाचोव के भाषण क्या था। सन 1985 में यूएसएसआर में एक नेता उत्पन्न होते हैं जिनका नाम होता है गोर्बाचोव। उन्होंने 7 दिसंबर 1988 को यूएन में भाषण दिया था और अपने भाषण में कहा था कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारी प्रगति मानव जाति के सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने से ही संभव है। इतिहास के इस नए चरण में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विचारधारा से मुक्त करना जरूरी है। इन्होंने पहले पैराग्राफ में ये कहा। उसके बाद उन्होंने फैसला लेते वक्त विकल्पों को चुनाव की स्वाधीनता अनिवार्य है। उस सर्वत्र हर समाज और हर व्यवस्था में, चाहे वो पूंजीवादी हो या साम्यवादी, फैसला लेते वक्त विकल्पों के चुनाव की स्वाधीनता जरूरी होनी चाहिए। बहुत से राजनीतिक विचारक इस भाषण को, बहुत सारे राजनीतिक विचारक पहले दिन ही शीत युद्ध के अंत की शुरुआत मानते हैं। गोर्बाचोव रूस के संबंध में इसकी आवश्यकता को महसूस कर रहे थे, इसलिए इन्होंने यूएन में ऐसा भाषण दिया था। इसके लिए उन्होंने 2 नीतियाँ अपनाई थी, जिनका पहला नाम था ग्लासनोस्त, जिसे हिंदी में हम लोग राजनीतिक वैचारिक खुलापन कहते हैं, तथा दूसरा था प्रेस्त्राइका, ये रशियन लैंग्वेज है, जिसे हम लोग आर्थिक पुनर्संरचना कहते हैं।
मिखाइल गोर्बाचोव की दो प्रमुख नीतियाँ थी, जिसमें पहला नीति का नाम है ग्लासनोस्त, जिसे हम लोग राजनीतिक वैचारिक खुलापन कहते हैं। इसके अंतर्गत मानवीय मूल्यों को महत्व दिया गया, प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया गया, वैचारिक स्वतंत्रता दी गई, साहित्यकार एवं कलाकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई। उसके बाद वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार के निष्कासन को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरी नीति होती है पेरेस्ट्रोइका, जिसे हम लोग आर्थिक पुनर्संरचना कहते हैं, जिसके अंतर्गत छोटे स्तर पर निजी उद्योगों की अनुमति दे दी गई, श्रमिकों को सहकारी संगठन बनाने की अनुमति दी गई, सरकारी सेवाओं के साथ साथ निजी सेवाओं को भी अनुमति दी गई, श्रमिकों को सहकारी संगठन बनाने की अनुमति दे दी गई, वस्तुओं के उत्पादन को ग्राहकों की मांग पर आधारित बना दिया गया था। राजनीतिक सुधारों की बात करें तो 1987 में साम्यवादी पार्टी के अंतर्गत प्रजातांत्रिक मूल्यों को डालना शुरू किया गया। क्षेत्रीय सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की साम्यवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा ही होता था। अब इनका चुनाव, क्षेत्रीय सदस्य का चुनाव साम्यवादी पार्टी के द्वारा न करके जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाने लगा। देखिए कितने सुधार होने लगे थे। उच्च स्तर पर जो राजनीतिक पद थे उनके चुनाव में उन्होंने गुप्त मतदान का महत्व दिया। उसके बाद कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को भी प्रबंधन के चयन का अधिकार दिया गया। गोर्बाचोव जो कर रहे थे लोगों को स्वीकार करना आसान नहीं था। पार्टी एवं दूसरे नेता के लोगों को पार्टी एवं दूसरे जो अपने पार्टी एवं दूसरे दल के नेता थे ये लोग भी आलोचना किए और अपर क्लास लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उसका देखेंगे बोरिस येल्त्सिन आते हैं, ये उदारवादी थे, ये खुलेपन के समर्थन में भी थे। उसके बाद धीरे धीरे 1990 तक आते थे दूसरे राज्य स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके बाद 1990 में बाल्टिक कंट्री जो 1940 में रसिया ने अपने अंदर संभाल लिया था, अपने को आज़ाद घोषित कर दिया और 1991 में यूक्रेन ने अपने को आज़ाद घोषित किया। इसके बाद से यूएसएसआर का 15 राज्यों में विघटन हो गया। देखते हैं कौन कौन से 15 राज्य हैं। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो जाता है 15 राष्ट्रों में, जिसमें अपना है पहला आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान और यूक्रेन। इन 15 भागों में यूएसएसआर विघटित हो जाता है और यूएसएसआर का जो विघटन होता है तो उसके फलस्वरूप रसिया उसका उत्तरदायित्व को संभालता है। अब देखते हैं कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ उसका प्रभाव क्या पड़ा। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवीय हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया, हथियारों के होड़ पर नियंत्रण लग गया। तीसरी दुनिया के देश जो देश अभी भी आज़ाद हुए थे वे लोगों का भरोसा ये यूएसएसआर पर ख़त्म होने लगा, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था पर भरोसा ख़त्म होने लगा और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर झुकाव बढ़ने लगा। यूएसए सर्वे सर्वा हो गया, यानी कि पूरी दुनिया जो एक ध्रुव में बट गई थी यूएसए की ओर केंद्रित हो गई थी। यानी कि यूएसए जो थी अपने आर्थिक नीतियों के माध्यम से नौ उपनिवेश स्थापित करने लगा था। उदारवादी लोकतंत्र का फैलना शुरू हो गया था, यानी कि साम्यवादी दमनकारी नीतियां समाप्त होने लगी थी। नए देशों का उदय होने लगा, दुनिया के नक्शे में बदलाव आने की शुरुआत हो गई थी। यूएसएसआर की जो विरासत थी रसिया को मिला और जो रसिया था सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य भी बना था और जो भी संधियाँ थी रसिया निभाया। इसके बाद देखेंगे विघटन के बाद रसिया में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया और आर्थिक स्थिति खराब थी। उसके बाद देखेंगे कि जब राष्ट्रपति पुतिन बनते हैं तो उनकी रसिया की स्थितियों में सुधार होने लगता है। तो ये रहा वर्तमान विश्व में अपना यूएसएसआर का विघटन। कल हम लोग अरब की क्रांति तथा जर्मनी का विघटन एवं एकीकरण का अध्ययन करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।